हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। देखें, ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन एक चीज़ आपसे करें कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया और उनकी यह रिकमेंड थी कि सर जो है एक बार आप लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड जो रेखाएं हैं या अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं उनको थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए। इस वीडियो में हम आज से आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ही बात कर लें तो अच्छा रहेगा। चले आते हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो अंग्रेजी में कहते हैं अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो रेखाएं हैं। देखिए, पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की बात की जाती है, वास्तव में यह एक रेखाएं खींची नहीं गई हैं, यह एक काल्पनिक रेखा है। ऐसा नहीं है कि जो है रेखाएं पृथ्वी पर कहीं खींची गई, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और इन काल्पनिक रेखाओं का आपको ग्लोब को समझने में और किसी भी देश की स्थिति या अवस्थिति को जानने में बहुत बड़ा सहयोग होता है। यही वो रेखाएं हैं जो हमको ये बता देती हैं, जिनके सहयोग से हम ये जान पाते हैं कि कोई भी वस्तु कोई भी स्थान ग्लोब पर या धरातल पर कहाँ पर है। तो देखिए ये रेखाएं कैसे होती हैं। मैं आपको क्लियर कराते हैं। हम आपको ये पृथ्वी है। पृथ्वी के विषय में आप जानते होंगे कि पृथ्वी के विषय में कहा जाता है कि पृथ्वी गोलाकार है। कुछ लोग कहेंगे गोलाकार है, कुछ लोग कहेंगे दीर्घवृत्ताकार है। तो वास्तव में पृथ्वी पृथ्व्याकार की तरह से है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि पृथ्वी जो है ध्रुवों पे चपटी है और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है। तो आप देखेंगे विषुवत रेखा पर जो है उभरी हुई है, और आप मैप में देखे होंगे कि ये रेखाएं जो है एक बीच से जो खींची जाती है भूमध्य रेखा, थोड़ा सा ऊपर खींची जाती है कर्क रेखा, थोड़ा सा नीचे खींची जाती है मध्य रेखा। अभी हम उसको क्लियर कर रहे हैं। आपको पहले यहाँ पे देखना कैसे इन रेखाओं को जो ग्लोब पर आपको पश्चिम से पूर्व खींची गई जो रेखाएं दिखती हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। तो कैसे खींची जाती हैं, इनके देश क्या है। तो देखें, जो ध्रुव तारा है ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो जो ध्रुव तारा है, एक नाम सुने होंगे आप, ध्रुव तारा, पोलर स्टार जिसको बोलते हैं। ध्रुव तारा जो है उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव तारे की किरणें लंबवत वर्ष भर लंबवत चमकती हैं, मतलब लंबवत पड़ती हैं। ध्रुव तारे की किरणें उत्तरी ध्रुव पर वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इन्हीं किरणों के आधार पर अक्षांश रेखाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे जैसे ये किरणें, मतलब आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव से आप दक्षिण की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे इन किरणों का आपतन कोण घटता जाएगा। और इन्हीं को जिस बिंदु पर जितना आपतन कोण होगा उतनी ही नंबर की वो अक्षांश रेखा निर्धारित की जाती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ से यह 40 डिग्री का कोण यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे जो अक्षांश रेखा खींची जाएगी इस तरह से, वो आपकी 40 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। कौन सी? ये 40 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। बात सुना? इस तरह से अक्षांश रेखाओं का निर्धारण आप करते जाएंगे। तो आप इधर देखेंगे, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऐसे आप खींचते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि
ऐसे ऐसे जो रेखाएं जा रही हैं, ऐसे 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 जा रही हैं, अगर एक एक डिग्री के आधार पर इन रेखाओं को मान लिया जाए, खींच लिया जाए कि एक एक डिग्री पे रेखाएं खींच रहे हैं, तो यहाँ तक ये यहाँ से लेकर आपका ये विषुवत रेखा से लेकर यहाँ तक कुल 90 रेखाएं आएंगी। कितनी? 90 रेखाएं। और यहाँ एक एक डिग्री पे अगर आप खोजते हैं इनको, एक एक डिग्री पर अगर आप लाइन अप करते हैं तो आपको 90 रेखाएं। ऐसे में आप ये देखेंगे कि आपको ये 90 180 होना चाहिए दोनों गोलार्ध में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या है वो हम बता रहे हैं। जैसे आप एक एक डिग्री पे आप यहाँ पे खींचते हुए रेखाएं जाएंगे, तो जब आप उत्तरी ध्रुव पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव का जो पॉइंट है वहां पर रेखा नहीं रह जाएगा, वो एक बिंदु हो जाएगा। अर्थात एक यहाँ से निकालेंगे और एक यहाँ से निकालेंगे। तो 90 दूना 180, 180 में से 2 निकाल दिया तो आपका कितना हो गया? आप चाहे इसको जो है 178 कर सकते हैं, 178। और विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है वो एक रेखा होती है, अर्थात इसको +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 179। अर्थात कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी आएगी जब आप एक एक डिग्री पर खींचेंगे? तो 179। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर जहां पर भूमध्य रेखा खींची गई है वह 0 अंश अक्षांश रेखा है। क्यों 0 अंश अक्षांश रेखा है? क्योंकि जो पोलर स्टार है, जो ध्रुव तारा है, उन ध्रुव तारों के किरणों का आपतन कोण विषुवत रेखा पर 0 डिग्री बनता है। इस नाते उसके ऊपर जो खींची गई काल्पनिक रेखा है वह भूमध्य रेखा 0 अंश रेखा है। और आप जब ध्रुव तारे पर या उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वह रेखा के रूप में नहीं बल्कि एक बिंदु के रूप में प्राप्त होता है। इस नाते इसे जो है हम रेखा नहीं मानते, अर्थात एक यहाँ से कम होगा। ऐसे में यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे आपको 78 मिलेगा, यहाँ पे आपको 78 मिलेगा। 78 78 8 गुना 16 7 गुना 14 एक मिनट सॉरी 78। हाँ 89 मिलेगा। 9 गुना 18 8 गुना 16 117 178। 89 अक्षांश रेखाएं यहाँ पे मिलेंगी आपको, 89 अक्षांश रेखाएं इधर मिलेंगी। कुल होगी आपकी 178। और भूमध्य रेखा एक रेखा मानी जाती है, इसको आप जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 179। अर्थात कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 ना होकर कितनी होगी? 179 होगी। अब आप किसी को भी बताना होगा तो समझा देंगे कि 180 ना होकर 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं, बता देंगे। क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जो रेखा खींची जाती है वो रेखा नहीं होती है, वो एक बिंदु प्राप्त होता है। इस नाते 2 रेखाएं निकल जाती हैं और एक जो आपको जोड़ी जा रही है अलग से, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश एक रेखा मानी जाती है, इस नाते उसको हम जोड़ेंगे तो टोटल आपकी अक्षांश रेखाएं एक डिग्री पर अगर आप खींचते हैं तो 179 प्राप्त होती है। क्लियर? यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो है ये आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जैसे हम इधर आपको देख लें, यह 0 अंश डिग्री है, यह आपका भूमध्य रेखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 23.5 अंश, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, यह 23.5 अंश अक्षांश रेखा को यह कर्क रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आप 23.5 अंश, यहाँ पे उत्तरी लगा रहता है, यहाँ पे आप दक्षिणी लगा दीजिए, ये मकर रेखा करते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें, जो भूमध्य रेखा से ऊपर अर्थात उत्तर की तरफ जो रेखाएं आपको प्राप्त होंगी उनको उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, और नीचे की तरफ जो प्राप्त होंगी उनको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं।
इस तरह से आप पहचान लेंगे। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहती है और 0 अंश अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहती है। ये ग्लोब पे तो आप देखे ही होंगे। अब इनमें आप थोड़ा सा और आपको आज रिकॉग्नाइज कराते देखें। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आप मैप में देखेंगे, मैप में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका अमेरिका वाला जो हिस्सा है, ये मैक्सिको की खाड़ी से तो अमेरिका और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से और उसके बाद फिर जो है इधर निकल जाएगा भारत के नीचे से, भारत के नीचे से। भारत का हमने आपको बताया है कि मुख्य भूमिका जो है दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 0 अंश अक्षांश रेखा भारत के नीचे से होकर निकल जाती है, ऐसे निकल के चली जाती है। उसके बाद जो है आप देखते हैं यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका में जो है यहाँ से जो है आपकी मकर रेखा होकर गुजरती है और सॉरी ये जो है आपकी जो है मकर रेखा जो अरे भूमध्य रेखा भी दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरेगी और जो आपकी कर्क रेखा है वो कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। तो इसमें आपको बताना यह था कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए निकलती है। याद रखिए कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर निकलती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और पूछा गया कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं या जहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक ऐसा जहाँ पे भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा इधर आपकी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से होकर निकल जाती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको इस पर यह बताना था कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को, उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा क्यों माना गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा क्यों माना गया, ऐसा क्यों नहीं हम 23 डिग्री अक्षांश रेखा को मान लिए होते कर्क रेखा और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मान लिए होते मकर रेखा। देखिए बच्चों, इसमें जो है इसमें आपको जो मूल पॉइंट है उसे हम बता दें। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है। तो सूर्य की किरणों का जो भूमध्य रेखा से दोनों गोलार्धों में विचरण होता है वो यहाँ तक होता है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश तक और नीचे जो है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश तक विचरण होता है। इसी नाते जो है इसको जो है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा निर्धारित कर दिया गया। सूर्य की जो किरणें हैं ये 23.5 के आगे नहीं जाती है, वहीं से फिर वापस लौटने लगती हैं और यहाँ से 23.5 अंश दक्षिणी से आगे नहीं जाती हैं, वहीं से लौटने लगती हैं। आपको हम एक चीज और बता दें, आप देखते होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। किस दिन सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। और ये भी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आज आपको बता दूं कि 21 मार्च और ये 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं और यहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं। तो देखें 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। तो जहां भी लंबवत चमकेगी वहां पे जो है दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर को लंबवत चमकती है तो दोनों गोलार्धों में समान रूप से जो है किरणों का फैलाव होता है, अर्थात दोनों गोलार्धों में दिन और रात। चलिए इधर देखें आप ये देखेंगे 3-3 महीने के रेंज में ये ऊपर नीचे होती हैं। जैसे यहाँ से आप चलेंगे 21 मार्च से चले तो 21 मार्च से आप मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून तक आप पहुँचेंगे। 3 महीने में आपका सूर्य की किरणें कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे चमकते हुए 21 जून तक चलेंगे।
ठीक है। उसके बाद 3 महीने फिर वापस आने में इनको लगेगा, तो आप 21 जून के बाद मई जून जुलाई अगस्त, तो जून तो 21 जून से आप लेंगे, 21 जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 23 सितंबर, अर्थात इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, 23 सितंबर तक ये किले यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे और 3 महीने उधर लगते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 22 दिसंबर तक यहाँ तक जाएंगे। फिर जब ये वापस होनी होंगी तो 21 मार्च का समय लगेगा, अर्थात 22 दिसंबर से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 22 जनवरी 22 फरवरी और फिर जो है 22 मार्च, तो एक दिन का अंतर आता है, इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, तो 21 मार्च। ठीक है, इस तरह से 3-3 महीने का ये जो आपको अंतर दिखता है, 3-3 महीने इनको अवेलेबल रहता है। और ये है अक्षांश रेखाएं। और आप यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनता है ये आप याद रख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 3 रेखाएं होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक ऐसी रेखा महाद्वीप ऐसा है जहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा के विषय में हम आपको बताए हैं कि कर्क रेखा, थोड़ा सा अच्छा जानकारी दे भी देते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जैसे आप भारत के विषय में आप देखेंगे तो कर्क रेखा जो है ऐसे ऐसे जो है यहाँ से होते हुए भारत से होके ऐसे निकल जाती है। आप देखेंगे वह उसमें जो 8 राज्य है, उन 8 राज्यों को हम फिर से बता देना है। ये आपके राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से भारत में जो कर्क रेखा होके गुजरती है। ठीक है, तो बाकी जो अक्षांश रेखाओं के विषय में आप जानते होंगे। यदि कोई और कुछ जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हाँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देशांतर लेके आ जाएंगे, देशांतर रेखाओं का निर्धारण और उसके बाद कैसे समय और तिथि का निर्धारण होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको अगले वीडियो में देंगे।